नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। देश में विवादित बयानों की सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में कहा कि बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। खड़गे ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन आपने क्या किया? दरअसल खड़गे एक दिन पहले राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा में भी ये बयान दे चुके हैं, जिस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने खड़गे से माफी की मांग की। खड़गे ने माफी मांगने के बजाय अपना ये सवाल दोहरा दिया, जिससे हंगामा मच गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर खड़गे और कांग्रेस पर जमकर पलटवार किए। बीजेपी ने कहा कि ये वो कांग्रेस नहीं जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज राज्यसभा की बैठक की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। जवाब में खड़गे ने कहा कि ये बयान उन्होंने अलवर की जनसभा में दिया था, लिहाजा इस पर संसद में चर्चा करना सही नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष जब खड़गे से माफी की मांग पर अड़ रहा है तो उन्होंने अलवर में दिया अपना बयान दोहरा दिया। जो राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो जो सभा वहाँ पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था। के बाद तो हंगामा मच गया। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं थी। वहीं बीच सांसद निशिकांत दुबे भी हमलावर हो गए। उनका कहना था कि उनके नाना भी उन दिनों कांग्रेस में थे और वो आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। उनको ये नहीं पता है, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है कि जो हमारी ओरिजिनल पार्टी है भारतीय जनसंघ, वो 1951 में बनी। तो उस वक्त जब हमारी पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो क्या बात करते हैं। जहां तक सवाल है कि किसने कितना योगदान दिया, तो मेरे नाना जो है खुद ही जो है लगभग 5 साल तक जेल में रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। मेरे दादाजी जो है, उनके जो पिताजी थे, मतलब मेरे जो परदादा थे, वो 2 साल तक जेल में रहे थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। तो जो परिवार है, जब उनको परिवार के बारे में कुछ अता पता नहीं है, जानकारी नहीं है आइडियोलॉजी के बारे में, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आज तक अपने सारे नेताओं को, सभी व्यक्ति को और देशवासियों को कुत्ता ही समझा है, इसीलिए उनको कुत्ता याद आता है। दरअसल बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे के बयान से नाराज है। खड़गे ने अलवर की सभा में चीनी घुसपैठ को लेकर निशाना साधते हुए कहा था, मोदी शेर जैसी बातें, लेकिन उनका बर्ताव चूहे जैसा है। खड़गे की पीएम मोदी पर टिप्पणी बीजेपी को ज्यादा नागवार है। दरअसल कांग्रेस चीनी घुसपैठ पर चर्चा कराने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से लगातार दोनों सदनों में मांग कर रही है, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। एक दिन पहले भी चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया था। तब खड़गे ने कहा था कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस मुद्दे पर चर्चेंगे तो क्या करेंगे। वहीं बीजेपी चीनी सेना से झड़प पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी ने एक वायरल हो रहे वीडियो का हवाला देते हुए कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रही है। ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर
चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। कांग्रेस का मानना है कि सरकार बहस से बचने के लिए मान सम्मान को मुद्दा बना रही है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी के अपमान को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन देश को ये तय करना खड़गे की टिप्पणी पर बहस का सदन में हंगामे के लिए अगर सत्ता पक्ष के पास वक्त है तो चीन की घुसपैठ पर चर्चा कराने से क्यों बच रही है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ नहीं कराना भी तो देश की सम्मान है। बहरहाल देश में भावनाओं की सियासत कुछ इस कदर मोड़ लेती जा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और चीनी घुसपैठ जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत के बजाय बातों पर जनता के पैसे से चलने वाली संसद में हंगामे जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। अब खड़गे के इस बयान से मामला तूल पकड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि माफी मांगे। खड़गे ने अपना बयान फिर से दोहरा दिया, मामला अब तूल पकड़ रहा है। लेकिन ऐसा बवाल हो क्यों रहा है? यह बयान कितना सही है, इस बयान में कितनी सच्चाई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दरअसल इन सारे विवाद के मायने क्या निकलते हैं कि सदन में चर्चा किसी खास विषय पर होती है, कुछ बिंदु वहां रखे जाते हैं, सारे बिंदु वहां पर बताए गए होते हैं, उसके बीच में एक चर्चा भी कराना चाहती थी कांग्रेस। शायद उसको पीछे धकेलने को लेकर यह सारा विवाद खड़ा हो चुका है, लेकिन उससे मूल मुद्दा जो है वो भटकता नजर आ रहा है। फिलहाल चर्चा में 3 लोग हमारे साथ शामिल हैं, 3 खास मेहमान। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चंद्रेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, इस तरह के बयान के क्या मायने हो जाते हैं सदन में? एक तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, हम दुनिया भर में प्रेम फैलाएंगे, हमारा उद्देश्य भी प्रेम है, तो ये कैसा प्रेम है कि इस तरह के विवादित बयान अब दिए जाने लगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सदन के अंदर या सदन के बाहर जो बातें कही हैं वो अक्षरशः सत्य हैं, और मैं 100% उस बात से सहमत रखता हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा से संबंधित जो लोग हैं, जो इनके रोल मॉडल हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। मैं इस देश को ये बताना चाहता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, आरएसएस का एक बयान दिखा दीजिए, सावरकर का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने देश की जनता से ये अपील की हो कि आप आजाद हिंद फौज की सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे वो हिंसक आंदोलन का समर्थक करते हो या अहिंसक आंदोलन का समर्थक, आपने एक संगठन बनाया और आपने कहा हमारे, सुन लीजिए, आपने कहा एक संगठन बनाया, आपने कहा कि हमारे साथ आ जाइए, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लें। अगले ने कहा नहीं, हम जिस तरह से लड़ रहे हैं आजादी में अपना जो योगदान हो सकता है वो आजादी की लड़ाई लड़े मानेंगे आप? मतलब आपके साथ खड़े होंगे तभी मानेंगे? वो आजादी की लड़ाई लड़े ही नहीं, वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। नहीं, तो इसका प्रमाण पत्र आप देंगे कि आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी या नहीं? प्रमाण पत्र हम ही देंगे, इसका प्रमाण पत्र हम ही देंगे, और इसलिए देंगे कि मैं अभी एक लेख पढ़ रहा था जिसमें चंद्रशेखर आजाद सावरकर से मदद मांगने के लिए अपने कुछ मित्रों को भेजते हैं। सावरकर कहते हैं कि आप बताओ, आप आजादी का प्रमाण, आप भागीदारी का प्रमाण पत्र देंगे? मतलब भारत में एक पार्टी है कांग्रेस, उसकी बात हो रही है या कि भारतवर्ष पूरा कांग्रेस का हो गया? नहीं, उस समय का जो भारत था, उस भारत में आरएसएस की विचारधारा के लोग जो थे, सावरकर के विचारधारा का जो समर्थक थे, वो आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए। और वो लोग जो जिन्ना के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए, वो कम से कम राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर भाषण न दें। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज का दावा किया? पूर्ण स्वराज की जब बात आती है तो किसने दिया था यह नारा? गांधी जी ने जब करो और मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, पूर्ण स्वराज की बात वहीं पर शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर तो आपको हिस्ट्री एक बार फिर से पढ़ लेनी चाहिए। भारत छोड़ो की बात हो गई तो फिर उसके बाद बची क्या जाता है, और जब आजादी की बात हुई तो आधी अधूरी आजादी की बात नहीं हुई, पूरी आजादी की बात हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो संविधान सभा थी वो संपूर्ण सोरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो संप्रभु थी।
और उसकी संप्रभुता ये बताती है कि हम संप्रभुता की तरफ, आजादी से पहले ही संविधान सभा हमारी संप्रभु हो गई थी और वो संप्रभुता बता रही है कि पूर्ण स्वराज की अब बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि देखिए, देश के सामने सच्चाई जानी चाहिए। एक प्रमाण पत्र वो बांटे, एक प्रमाण पत्र का ठेका आपने ले लिया है कि अब आजादी में भागीदारी निभाएंगे, तो उसका प्रमाण पत्र कांग्रेस पार्टी देगी। प्रमाण पत्र बांटने का और क्या, हमने कुर्बानियां दी है, हमारा हक है। ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये क्या कुर्बानियां केवल एक ही पार्टी थी, तो कुर्बानियां सिर्फ आपने दी हैं, बाकी लोगों ने जो छोटी छोटी कुर्बानियां दी या जो आपकी पार्टी में नहीं शामिल थे उन्होंने कुर्बानी नहीं दी क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुर्बानी पूरा भारत ने दिया, आरएसएस की विचारधारा को। तो आरएसएस को आपने भारत से अलग कर दिया क्या? आरएसएस भारत का हिस्सा, भारत में नहीं आता है। आरएसएस के लोग भारत में जन्मे नहीं है क्या? जो दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता हूँ, दो राष्ट्र के सिद्धांत का जिन्ना का सबसे पहले समर्थन कौन किया? सावरकर ने किया। उसको हम कैसे राष्ट्रवादी मान लें? उसके समर्थकों को राष्ट्रवादी मान लें? ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, दूसरी बात, यदि ये समर्थक थे तो क्यों नहीं ये स्वयंसेवकों से अपील किए कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लो, सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज की सेना में भाग लो? क्यों नहीं? सुभाष चंद्र बोस जी का एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने आरएसएस का और सावरकर का समर्थन किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समर्थन किया हो। एक बयान दिखा दीजिए चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, किसी का, नेहरू जी का, गांधी जी का, जिसमें इनकी विचारधारा के लोगों को समर्थन किया गया हो। अच्छा, ठीक है। अश्विनी जी, आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। देश आरएसएस का कोई योगदान नहीं है आजादी में, और अब आजादी के प्रमाण पत्र सिर्फ कांग्रेस बांट सकती है और कोई नहीं। देखिए, अभी सुनिए, हमारे भाई कितनी तेजी से जो है आरएसएस और उसकी बात कर रहे हैं। तो जहां से इन्होंने शुरू किया है और खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करता हूं। नरेंद्र सहगल जी एक लेखक हैं, उसने भारतवर्ष की सर्वांग स्वतंत्रता की एक किताब लिखी थी। उस किताब में लिखा हुआ है कि संघ लगभग 20 ऐसे आंदोलनों का और ऐसे संगठनों का हिस्सा था और जिसमें आजाद हिंद फौज भी थी। ये लिखा हुआ है, जाकर जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। हम लोग तथ्यों पर बात करते हैं। दूसरी बात, हमारे श्रद्धेय हेडगेवार जी 1930 में जब आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें जेल गए, 9 महीने जेल में रहे। वो आजादी का आंदोलन नहीं था। राजगुरु जी वो भोसले वेधशाला एक में पढ़ते थे, वो नागपुर में थी। वहां पर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। और राजगुरु जी क्या थे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रविंद्र जी, ये अपने आप में एक वो है। रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, ये 1930 में सब लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। तो मुझे लगता है कि अब लंबी लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि मूर्खों से बहस करने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है। तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके की बात कर रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कुत्ता कह रहे हैं, तो क्या बहस करना है अरविंद जी? उन्होंने जो शब्द यूज किया, इनके यहाँ का कुत्ता नहीं मरा। अब ये बता दीजिए, अब मैं आता हूं कांग्रेस पर। कांग्रेस में गांधी परिवार का जो कांग्रेस था वो 1969 के बाद पैदा हुआ। इंदिरा जी उसमें जो है निकाल कर जब बाहर कर दी गई तो उन्होंने बनाया, कांग्रेस आई। 125 साल की कांग्रेस ये कहते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं। उस समय अभी इन्होंने शब्द यूज किया, यहाँ जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे। जवाहरलाल नेहरू जी जब 1946 में शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री की, महारानी के नाम की शपथ लेते हैं, वो दलाली थी कि ये दलाली है? पहली चीज। एडवीना के साथ वो जासूसी करते थे कि नहीं करते थे, इसमें मैं विस्तृत नहीं जाऊंगा। नहीं तो कोई एक व्यक्ति अश्विनी जी, कोई एक व्यक्ति किसी पार्टी का, किसी दल का अगर खराब निकल जाता है तो वो कोई सब्जी या दाल तो है नहीं कि एक आदमी को देख के हम पूरी की पूरी पार्टी को ही हम दोषी ठहरा दें कि नहीं आपकी पार्टी ने ऐसा किया है। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना भाई साहब। एकदम आपकी बात एकदम सही रविंद्र जी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी उस परिवार के पुरोधा थे, जिस परिवार गांधी परिवार की आज बात होती है। नहीं तो ये फिरोज गांधी का परिवार, आज राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो भी लोग हैं, ये तो उन्हीं से निकल के आ रहा है ना। ननिहाल तो वही है, नदियाल तो है नहीं। लेकिन जो अभी शब्द हमारे भाई ने यूज किया, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो कांग्रेस के पुरोधा थे, मोतीलाल नेहरू जी के समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो अध्यक्ष कौन था? तो अंग्रेजों के ये लोग दलाल थे या हम लोग थे, ये बताइए।
तो उस समय ये जो आज नौकरी जो कह करते रहा- थे वो जो भी नौकरी करते थे सरकारी, वो सब दलाल हो गए क्या? बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। कैबिनेट ने ठीक है शपथ पीयूष ली मंत्री, थी, ठीक है, एक मिनट आ रहे हैं, नेहरू जी चंद्र के जी साथ आएंगे, सरदार चंद्र जी वल्लभ भाई आएंगे, आ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई आ रहे हैं, पटेल, राजेंद्र प्रसाद ठीक ने है। भी शपथ लिया था। और इन महान लोगों को अरे बहुत सारे, गलत अभी काफी वक्त है चंद्र ये जी, अभी भाजपा काफी वक्त है, आप आपसे सामने जवाब आ गए। लेंगे, लेकिन काफी वक्त है अभी, हम आपके पास आएंगे। पीयूष पंत जी भी बैठे हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली, हम समझ गए। पीयूष पंत जी, बात आजादी को पेटेंट कराने की, कई ऐसे शब्द हैं जो पेटेंट करा जाना है, ये मामला इतना तूल पकड़ गया है। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि आखिर होना क्या था, हो क्या गया, चाह क्या रहे थे, हो क्या गया, और इस तरह से अब आजादी, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पेटेंट कराने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? रविंद्र जी, यहाँ पे मैं आपका अटेंशन जो है जी राज्यसभा के अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के जो वक्तव्य पे दूंगा। जी। उन्होंने जो बात कही राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि देखिए ये जब कांग्रेस जो भाजपा के सदस्य चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो वो बात कुछ कही गई बाहर, और वो कोई बात एक भावनात्मक रूप से कह दी गई, तो उसको लेके हंगामा नहीं करना चाहिए। और आप लोग जो तू मैंने कर रहे हैं, और आप वो ऐसा लग रहा है कि आप जो है कि शर्मिंदगी हो रही है 135 करोड़ जो भारतवासी वो हमको देख रहे होंगे। तो उनका कहने का मतलब था कि जो बाहर कहा गया ठीक है, भावनात्मक रूप से कहा गया, अगर बहुत अच्छा भी नहीं कहा गया तो उसको लेते हुए अब इतनी बहस करना और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के सदन को जो है कि मछली बाजार बनाना कहीं भी शोभा नहीं देता। लेकिन मामला पीयूष जी तब तूल पकड़ा जब उन्होंने उसी चीज को दोहरा दिया। जी हाँ, नहीं पहले ही वो ऑब्जेक्शन किया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने उसी बात को कह दिया, लेकिन जिस शब्द को उन्होंने कहा था और उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा था वो उन्होंने शब्द वहां नहीं कहा, सदन में नहीं हाँ, कहा। ये बात ठीक। उन्होंने जरूर कही कि हाँ आजादी की लड़ाई में जो है कि संग्राम में जो है कि इनकी कोई भूमिका नहीं कोई थी, कुर्बानी नहीं। और हमने बहुत सेक्रीफाइस दिया कांग्रेस से, ये तमाम बातें कही थी। तो मुझे कांग्रेस लगता है अगर पीयूष जी, कांग्रेस इस तरह का सर्टिफिकेट जो कह रहे हैं कि हम बांटेंगे आजादी में, इन्होंने तो कोई योगदान दिया नहीं, इसको ये कितना उचित लगता है आपको? नहीं देखिए, मुझे उनका योगदान था, कितना था, कम था या ज्यादा था, लेकिन योगदान था। क्योंकि अगर सावरकर, देखिए सावरकर नहीं, बाद में जो है पूरी तरीके से दूसरी दर्शन, दूसरी फिलोसफी के, दूसरी आइडियोलॉजी के हो गए, लेकिन शुरुआती दौर में वो निश्चित रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में थे वो, और उसके बाद उनका जो झुकाव जो है वो हिंदुत्ववादी सोच की तरफ बढ़ने लगा। वो तब से वहां उनका जो है चरित्र पूरा बदल जाता है। अगर हम उनकी कथा को पढ़ें या उनके व्यक्तित्व को में झांके, तो शुरुआत में वो इसीलिए जेल भी गए थे, लेकिन वहां से जेल से इतने वो आतंकित हो गए थे, डर गए थे कि वहां से उन्होंने माफी मांग के छूटने के लिए अपने वो बात करी। बुलबुल के में बैठ के वो बाहर नहीं निकल पाए थे, उन्होंने माफी मांगी, और उसके बाद ये इतिहास बताता है ये कि जो रिकॉर्ड किया गया है कि लेकिन वो शुरू में थे तो बहुत से लोग थे, वो जनसंघ के लोग थे, बहुत से हिंदू महासभा के लोग थे जो शुरू में थे, लेकिन बाद में क्योंकि ये उनके दिमाग में फिर आता चला गया और ये डालते चला जाने लगा हिंदू महासभा ने कि देखो ये देश जो है कि बटना जरूरी है, हिंदू मुसलमान एक तरफ जाएंगे और हिंदू एक तरफ जाएंगे। तो ये आपकी हिंदू फिलॉसफी, आपकी क्या नाम जो है वो उसको लेते हुए जो बाहर से ली गई थी, जो सावरकर, गोवलकर, ये तमाम लोग जो है कि दूसरे देशों से जो है कि आपकी जर्मनी की, आपकी इटली की, मुसोलिनी की, हिटलर की, जो तमाम जो थी वो सब लेके ये एक विचारधारा पैदे, उससे जब प्रभावित होने लगे तो जो है कि ये लोग इस तरह की बात करने लगे, और इनका फिर जो पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में थोड़ा कम होने लगा। इनका जो अटेंशन था वो ध्रुवीकरण था, टू नेशन स्टेट की तरफ था, ताकि हिंदू मुसलमान जाए। लेकिन पीयूष जी ये भी तो कहना ठीक नहीं है। मान लीजिए अगर आप सावरकर की बात को मान भी लेते हैं, हम आपकी बात मान लें, तो क्या सारे लोग आरएसएस के इस तरह से थोड़ी ना दोषी हो जाएंगे? सबने अपना अपना कहीं ना कहीं योगदान तो दिया ही है ना। नहीं, मैं साफ कहता हूँ कि ये कहना नहीं चाहिए, इतनी बार नहीं कहा जाना चाहिए। देखिए ये आप कब तक इसको लेके बैठे रहेंगे? कांग्रेस की भी गलती है, आप अपनी उपलब्धि कब तक गाते रहेंगे? वो भी उपलब्धि जो आज से 70 साल पहले आपने की थी। तो वो ये मुझे लगता है जिस भी पार्टी, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की हो, इनके पास जो है गंभीर मुद्दे नहीं है, या मुद्दों पे इनको बात करने, मुद्दों पे बहस ही नहीं हो रही, और किस मुद्दे से बहस शुरू हुई ये भी हम बहस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो भटकाव पैदा कर रहे हैं, और इस तरह के मुद्दे गंभीर बन जाते हैं, और उसमें और एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष इस मामले बहुत टाइम है इस तरह के मामलों पर चर्चा करने के लिए, सोशल मीडिया पे भी सक्रिय हो जाए।
कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि एक असल और बड़े मुद्दे को वो उठाती है, उसके बाद रास्ता भटक जाती है। आप तो फंस जाते हैं ट्रैप में बीजेपी के। हम बीजेपी के किसी भी ट्रैक में नहीं फंस रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बात कही है सदन के अंदर या सदन के बाहर, उन बातों का हम समर्थन करते हैं और कहीं से भी वो खराब बात नहीं कहे हैं। उन्होंने वही बात कहे हैं जो बात सच है, और सच को कहने से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, अब खड़गे साहब थोड़ी ना कहेंगे कि जो कह देंगे वही सच होगा, दुनिया मान लेगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आप न मानिए, आप नहीं मानने के लिए बाध्य तो है नहीं। अभी अश्विन शाही जी ने जब शुरू में अपनी बात मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खड़गे साहब की ऑथेंटिसिटी क्या है। वो कांग्रेस के नेता हैं, एक पार्टी के, एक दल के नेता हैं, वो जो कह देंगे दुनिया थोड़ी ना मान लेगी। नहीं, मैं कभी नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात कहेंगे, अश्विन जी अपनी बात कहेंगे। अश्विन जी ने जब शुरू में एक बात कही तो उन्होंने पहले कैबिनेट को दलाल कहने की कोशिश की। इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो पहली कैबिनेट का गठन हुआ था, जो आजादी से पहले, यदि वो कांग्रेस सरकार में नहीं जाती तो अंग्रेज मुस्लिम लीग को ऑफर कर रहे थे, मुस्लिम लीग सरकार में चली जाती तो भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी होती, तो कांग्रेस को सरकार में ज्यादा मजबूरी थी। पहली बात। दूसरी बात, जो पहली कैबिनेट के मेंबर थे वही आकर बाद में जब सरकार बनी तो सभी सरकार में शामिल हुए, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार बलदेव सिंह हो। तो ऐसे महान नेताओं को इन्होंने बातों ही बातों में अंग्रेजों का दलाल कहा। 500 से अधिक रियासतों का जिस कैबिनेट ने भारत में विलय कराया, जिसने गोवा को भारत में विलय कराया, जिसने सिक्किम को भारत में विलय कराया, जिसने हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया, जिसने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया, जिस प्रधानमंत्री ने रेल, भेल, तेल, जेल बनाया, जिस प्रधानमंत्री ने IIT, IIM बनाया, जिस प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ जो गरीबी रेखा से अधिक 80% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, उनको जीने का राह सिखाया, उस प्रधानमंत्री। तो आपका कहने का मतलब है वो खड़े होकर खुद बनाने लगे, उसमें वहां के मजदूरों का कोई योगदान नहीं है, देश की जनता को जो टैक्स दिया गया उसका भी कोई योगदान नहीं है, सारा काम कांग्रेस का है। भारत के आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना, इसी तरह आजादी को व्याख्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। भारत के निर्माण में भारत के एक आप गजब बात करते हैं चंद्रेश जी। आप ये बताइए, आजादी की जब बात आती है तो भारत के बच्चे ने योगदान दिया है, लेकिन जिन्ना के समर्थक और सावरकर के समर्थकों ने नहीं दिया। ये बात सुन लीजिए, ये मैं बात बताना चाहता हूँ। जिन्ना के साथ तो जिन्ना लीग और RSS के समर्थकों ने योगदान नहीं दिया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अश्विनी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात को। अश्विनी जी जवाब देना चाह रहे हैं जी। अश्विनी जी देखिए रविंद्र जी, बार बार कांग्रेस सावरकर जी का नाम लेती है। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में सावरकर जी का नाम लिया। वो अलग बात है कि इन्हीं के जो है साथ के लोग, महाअसूली अगाड़ी के लोगों ने विरोध भी किया। मैं जवाब देना चाहता हूँ, चंद्रेश भाई ने बार बार सावरकर को कहा, एक नाम कोई भी बता दें जो कांग्रेस। बताइए ना, अभी आपने इस मंच पर कहा, बोलने तो दीजिए चंद्रेश जी, जवाब देने दीजिए। नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंग्रेजों के दलाल थे। इसी मंच पर आपने कहा चंद्रेश जी, कांग्रेस में पेशेंस खत्म हो गया क्या कांग्रेस के नेताओं का? कांग्रेस में ही तो पेशेंस, और किसमें पेशेंस? हाँ, तो थोड़ा सुन तो लीजिए कम से कम उन्हें। देश का बंटाधार कर दिए ये कांग्रेस ने पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। भाजपा ने चीन पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई पर चर्चा करेंगे नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे नहीं, तो ये क्या चर्चा करेंगे? बोलिए, जो बोलना है इनको बोले। हाँ, तो अब सुन लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ अश्विनी जी, देखिए ये बेचैनी लाजमी है, उसको हम समझ सकते हैं क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गलत बोल दिया है। अब उसको ये लोग पाबंद लगा रहे हैं। कोई गलत नहीं बोला है, कोई गलत नहीं बोला है। अब चंद्र भाई सुन लीजिए, अब चंद्रेश जी सुन भी लीजिए ना, सुन लीजिए ना, बीच में क्यों? हमने तो शांति से मैं सुन रहा हूँ। पेशेंस आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, हम शांति से सुन रहे हैं। पेशेंस बाहर निकल रहा है ना एक्चुअली। और मैं गांधी परिवार की तुलना करता हूँ, कांग्रेस का वो था, एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसको 1 जन्म की सजा हुई हो। सावरकर जी को 2 जन्म की सजा हुई थी, और वो नृत्य देखने के लिए तो सजा हुई नहीं होगी, वो तो सजा जरूर उस समय आजादी के आंदोलन में वो थे, तो उनको 2 जन्म की सजा हुई। ठीक, एक व्यक्ति कोई बता दे कि जिसको फांसी की सजा हुई हो गांधी परिवार में, नहीं हुई है। कांग्रेस के लोग, मैंने सिर्फ और सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री जो 46 में अंग्रेज
रानी की शपथ लिए थे, उनके वो सत्यनिष्ठा की शपथ लिए थे, मैंने उनकी बात की। मैंने उनकी बात नहीं की कि जो गांधी जी के साथ जब वहां पर कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया, एक वोट नहीं पाए, सुनिए चंद्रेश जी, एक वोट नहीं पाए, उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा अश्विनी जी, एक बात बताइए, एक जरा बहुत खास सवाल जनता भी समझना चाहेगी। बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो चर्चा के लिए रखे गए हैं सदन में, किसी के पास एक शब्द बोलने के लिए नहीं होता। चीन पे चर्चा के लिए बोला गया, कोई एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी, और सोशल मीडिया पे तो इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलता है जैसे एकदम मूवी सुपरहिट हो गई। इतना टाइम सोशल मीडिया पर है, लेकिन सदन में चर्चा अगर गंभीर मुद्दे हैं तो उस पर चर्चा नहीं कराई जानी चाहिए क्या? जी रविंद्र जी, सभापति जी ने और लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि चर्चा करने के लिए तैयार। राज्यसभा से ये लोग वॉकआउट कर गए हैं, कल की घटना मैं बता रहा हूँ। राज्यसभा से वॉकआउट किए हैं ये लोग। कल दोपहर में जब चर्चा की बात आई तो वॉकआउट किए, तो जब ये लोग वॉकआउट करेंगे तो चर्चा कौन करेगा? ठीक है चंद्रेश जी। हम चीन पर चर्चा करना चाहते हैं, ये बिकनी पर चर्चा करना चाहते हैं, दोनों में यही फर्क है। बाबा रामदेव जी लंगोटी भगवा पहनते हैं, उस पर चर्चा नहीं होगा। एक महिला ने भगवा ड्रेस पहन लिया, उस पर ये चर्चा करेंगे। और वही दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप में कप का अनावरण करती है, उस पर चर्चा ये नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये शुरू से तो मतलब अब जो चर्चाएं होंगी वो दीपिका पादुकोण उनकी ड्रेस कोड पे होगा। हाँ, आप देखिए नेशनल मीडिया पर क्या चर्चा हो रहा है इस देश की। मैंने कल ही फेसबुक पर चर्चा में तो आप भी उसमें हिस्सा लेते हैं ना? नहीं, मैं चर्चा में हिस्सा तो हम लेंगे, आप बुलाएंगे तो हमें तो आना है ना अपनी पार्टी का। मैंने अपनी बात ही नहीं करी। अगर चीन पर चर्चा चल रही तो चीन तक सीमित रहते आप, थोड़ा और मेहनत कर लेते। चर्चा करें, हम तो बुला रहे हैं चीन पर चर्चा करने के लिए। मुझे आश्चर्य है कि देश की बड़ी बड़ी मीडिया एक एक्ट्रेस के वो कह रहे हैं हम चर्चा करना चाहते थे, सदन से वॉकआउट कर दिया आपने। वो तो ये कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं क्या? हमने लोकसभा में भी चर्चा की मांग की, राज्यसभा में भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी सरकार अरे अश्विनी साही तो कह रहे हैं कि हम जब चर्चा के लिए आए तो आप सदन से वॉकआउट कर गए। वो तो यही बोल रहे हैं, उनके बात का तो जवाब दीजिए। हमने चर्चा कराने के लिए जवाब होगा तब तो देंगे। जब बात है, जब जवाब वही है, आप चर्चा करें। आप बता दीजिए सरकार का एक स्टेटमेंट जिसमें आप बता दीजिए वॉकआउट क्यों कर गए भाई? जब चर्चा पर आए हम तो वॉकआउट क्यों कर गए? बताइए। सदन की प्रक्रिया वॉकआउट करना वॉकआउट क्यों किए का हिस्सा होता है। हम चीन पे मुद्दा वॉकआउट प्रक्रिया होती है। चीन की आप आपसे चर्चा करते, आपने चीन पर चर्चा करने के लिए तैयार हम वॉकआउट कर गए। चीन पर चर्चा ही आपने कब कराया कि हम वॉकआउट कर गए? बोलने के लिए आप कुछ कल की बात मैं बता रहा हूँ। अरे कल की बात तैयारी करके आइए। क्या भारत की राज्यसभा टीका लगाकर टीका का भी अपमान होगा। टीका लगाकर झूठ मत बोलिए, टीका का भी अपमान होगा, उसका तो सम्मान। अरे टीका तो हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। टीका का अपमान नहीं होगा, झूठ बोलने का अपमान होगा। और कांग्रेसी लोग ठीक है अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी चंद्रेश जी एक मिनट रुकिए। चंद्रेश जी देखिए ऐसा है, वो टीका लगाएं, भगवा पहने, गमछा डालें, क्या पहने, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। असल मुद्दे पर आकर ये आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं कि गंभीर मुद्दों से आप खुद भटक जाते हो। दिक्कत आपके लिए बीजेपी नहीं है, दिक्कत आपके लिए है कि आप खुद ही रास्ता भटक जाते हो। खैर पीयूष जी, ये सारी बातें सुन रहे हैं, अब चर्चा इस तरफ हो रही है। हमने ये इनसे ये पूछा कि चर्चा अब ये होगी कि हम दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर, उसके ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे, तो फिर सदन में रह क्या गया? जनता को ये सब दिख रहा है। देखिए रविंद्र जी, मतलब निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है ये कि आप जो ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं है। देखिए जिनको मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि गंभीर मुद्दों पे बात ना हो। और देखिए जब ये, मैं तो मानता हूं कि सरकार को भी इसमें थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना चाहिए और ये देश को अवगत कराना चाहिए। अगर मान लीजिए बात हो रही है चीन की, क्या स्थिति है हमारे देश की चीन के साथ, और क्या वाकई चीन ने कब्जा किया है नहीं, या हमारे सैनिक हताहत हुए या नहीं, तो इस पे रोशनी सरकार को डालना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर ये मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से तो गलत नहीं है। कांग्रेस जो कि वो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये मांग देश के हित में है। उल्टा जो है अगर सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि देश जो ही बता दे इस मांग को करने पे, तो मुझे नहीं लगता। पीयूष जी आपने तो बहुत लंबे समय तक देखा राजनीति की, बहुत समझ भी आपको हो, मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि एक बयान, एक स्टेटमेंट में सारी बात राजनाथ सिंह ने खत्म कर दी, उसके बाद कोई बयान नहीं दिया। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि ऐसी बात कह दी गई हो, जनता के सामने पटल पर चीजें आई ना हो, विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया हो, इस तरह की स्थिति रही है?
नहीं देखिए, पहले भी होती थी, सरकार थोड़ा बहुत जो है कि ढिलाई करती थी, जैसे देश सुरक्षा का जो है कि पहले भी ये है कि कहा जाता था, लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की बात नहीं होती थी। जब ये मांग उठती थी तो वहां पे सरकार जो है तथ्यों को सामने रखती थी, क्योंकि ये सरकार, ये पार्लियामेंट्री ड्यूटी है सरकार की। अगर पार्लियामेंट में सवाल पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको जवाब देना चाहिए, हकीकत बयां करना चाहिए, और ये आपका उत्तरदायित्व भी है कि देश के सामने। इधर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कि कोई भी चीज, तथ्य को छिपाने की कोशिश लगातार हो रही है सरकार के द्वारा, और खासकर जो है कि सेना से जुड़े मामलों को सीधे सीधे जो है आप जो है कि वो देशद्रोह का मामला बना देते हैं या सेना के अपमान का मामला बना देते हैं। तथ्य तो बताने चाहिए, ये जनता जानना चाहती है, क्योंकि जनता से छुटा के आप तो देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। जनता को पता होना चाहिए कि स्थिति क्या है, उससे आपको भी मजबूती मिलेगी, सरकार को मजबूती मिलेगी कि अगर कोई कमी हो रही तो सरकार तुरंत अपने को जो है तैयार करेगी और सही परिप्रेक्ष्य में, और आपकी वाहवाही होगी कि अगर आप सही बात बताएंगे कि देखिए ये क्षति हुई है लेकिन हम इसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, हमारी तैयारी ये है। आप कहेंगे कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि पूरी ये खबर पूरी आजकल जो देखिए टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि सारी खबरें पता लग जाती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। दूसरा, इंफॉर्मेशन के बहुत से सोर्सेज होते हैं, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है, तो आप छिपा नहीं सकते, आप बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं, पीयूष और ये देश के लिए अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं जी। अश्विनी जी देखिए, पीयूष जी ने चाइना का जो वो छेड़ा है, मैं उस पर ही जवाब देना चाहता हूँ। ये जो मुद्दा था एक चाइना का भी मुद्दा है। असली बात यह आती है पीयूष जी, ठीक है, अगर माननीय रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया तो विपक्ष के लोग न रक्षा मंत्री पर भरोसा कर रहे हैं, न गृह मंत्री पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं भरोसा है। चलिए ठीक है, आप विपक्ष के हैं, मत भरोसा करिए, कोई बात नहीं। लेकिन सदन में बोली हुई बात गीता और कुरान की तरह सही होती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में होती है। अगले 100 साल तक, 200 साल तक, जब तक सदन रहेगा, 1000 साल तक वो रहेगी। देश में एक साधारण एमपी और अध्यक्ष एक पार्टी का दूतावास से पैसा लेता है, क्या वो देश को बताता है, देश की सरकार को बताता है कि किस कैपेसिटी में उसने वो एमओयू साइन किया, देश के जनता से उसने शेयर किया, या देश की जनता को बताया, या सरकार को बताया? ये होना चाहिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? अगर विपक्षी दल का कोई मतलब नहीं है क्या सदन में? नहीं, एकदम मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ रविंद्र जी, उसका जवाब आना चाहिए ना कि राहुल गांधी जी किस कैपेसिटी में वो एमओयू साइन करते हैं, क्या उन्होंने देश को बताया? देखिए, आपके दल में ही इस तरह की चर्चा आम हो जाती थी जब मनमोहन सिंह किसी बात पर जवाब नहीं देते थे तो आप लोग उनको मनमोहन सिंह कहने लगते थे। आज कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कितने जवाब दे लिए गए, आप बता दीजिए, जरा गिनाइए। कौन वो नहीं, माननीय राजनाथ सिंह जी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने एक बार उनका मन की बात आती है, वो बोलते हैं। पत्रकार वार्ता ही कोई चीज थोड़ी होती है कि पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, हर जगह बोलते हैं। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिनको मतलब जो दिन भर में कम से कम मुझे तो लगता है कि तो एक व्यक्ति के मन की बात आपको खराब लग गई, भाषण ही चलता है, एक व्यक्ति के मन की बात आपको खराब लग गई जी। उन्होंने भी जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। चंद्रेश कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। चंद्रेश, मैंने राहुल गांधी वाले सवाल का जवाब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चीन का भारतीय सैनिकों के साथ झड़प होता है, हमारी सीमा में अवैध तरीके से चीनी सैनिक घुसने की कोशिश करते हैं, इस बात पर सदन में चर्चा नहीं होगा, लेकिन विपक्ष का नेता पब्लिक मीटिंग में क्या बात कहता है, इस पर सदन में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर करना चाहते हैं। राहुल गांधी के नाम पर कैसे दूतावास से चंदा कैसे लिया, वो क्या चर्चा होगी? मैं उसी बात से जवाब दीजिए भाई। यदि राहुल गांधी ने राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कदम उठाया है तो राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करके आप जेल में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं? आप पूछताछ के लिए आपने प्रदर्शन शुरू कर दिया, अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। आप सरकार में है, इस चोरी में उनको ले जाया गया पूछताछ के लिए, अराजकता कांग्रेस ने फैला दिया। आप सरकार में है भाई साहब, आप राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करिए, आप अराजकता फैलाने के लिए है, ये बताइए। हम सरकार में है और जेल में डाल दीजिए। सुनिए पूछताछ के लिए जिस चोरी में, अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं चंद्र जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। विदेश राज्य मंत्री जयशंकर जी के बेटे एक फाउंडेशन
फाउंडेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, जिसको पिछले 3 साल में 4 बार चीन ने फंडिंग किया है, और ये पीएम फंड का हिसाब दे दे। एकदम से मैं जवाब देता हूँ सर, पैसा लिया हो जाइए, मैं जवाब देता हूँ। फंड का ये हिसाब मैं जवाब देता हूँ। पैसा लिया। ठीक है, आप सुन लेते हैं, फटाफट जवाब सुन मैं लेते हैं। जवाब चंद्र जी, आप देता अपनी हूँ। बात कीजिए। जयशंकर का बेटा उस ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? जवाब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जवाब ले लें, जवाब ले लें। राहुल गांधी क्या आपने जवाब नहीं दिया कि किस कैपेसिटी में एमओयू साइन करके आए और चंदा लेकर आए? अब मैं जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है। भाजपा जवाब देगी, भाजपा जवाब देगी। चंद्र जी, आप जवाब सुन लेते चंद्र जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लेते हैं। हाँ, जयशंकर जी के बेटे ने वो फाउंडेशन विवेकानंद फाउंडेशन था, किससे पैसा लिया? चीनी कंपनियों से चंदा लिया। चलिए, दूतावास से चंदा लिया राहुल गांधी जी ने। ठीक है, सुन लीजिए, दूतावास और कंपनियां दोनों में फर्क है। दूतावास से सरकार, दूतावास का मतलब चीनी सरकार, और कंपनी का मतलब सरकार नहीं होता है। सरकार की आप बताइए, ये भी जान लीजिए, चीन भारत सरकार पैसा दे रही हो और मेरी एक चंद्र जी, कंपनी नहीं होती। चंद्र जी सुनिए। राजेंद्र जी, चीन की कंपनी चीनी सरकार की कंपनी होती है, ये बात सत्य है? नहीं। आप बताइए, बात सत्य है कि नहीं है? अरे आप आपको फंड चलाते हैं तो आपकी सरकार की कंपनी हो गई वो। चीन में यही व्यवस्था है, चीन में यही व्यवस्था है। तर्क नहीं चलेगा चंद्र भाई, तर्क नहीं चलेगा। सरकार की तर्कों पर बात करिए। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए जी, चंद्र जी, चंद्र जी, चंद्र जी, चंदा ले रहे थे, बात खुलकर आ गई सामने। ठीक है चंद्र जी, तर्कों पर बात करिए। चंद्र जी एक मिनट रुकिए। अश्विनी जी, जी, सवाल इसलिए भी चीन को लेकर खड़े हो रहे हैं, 18 बार मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी, और जिस तरह का बिजनेस बढ़ा है ना, वो भी फैक्टोरियल सबके सामने है, सारी चीजें एकदम सही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्थिति बन गई। मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, दर्शकों तक हमारी बात जाने दीजिए। 18 बार में 180 बार मिलेंगे, क्योंकि एक ऐसी एग्रीमेंट और पूरे विश्व का एक ऐसा जो है डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है, पूरे हर देश को एक दूसरे देश से मिल रहा है। हमारी आपकी दुश्मनी नहीं है कि हम बाहर चढ़ा के इस तरीके से आ जाएंगे और लड़ लेंगे, वो नहीं है। दूसरी बात, जो WTO भी कोई चीज है, व्यापार होता है। 8 साल से हम सरकार में हैं, और अभी हमारे चंद्रेश भाई ने पता नहीं कौन सा क्या क्या चीजें गिना दिया कि कांग्रेस ने बना दिया था। अगर वो बनाया नहीं होता, मान लीजिए, या बना दिया, अगर वहां पर पैदा होना शुरू हो गया होता, तो वहां से हमें सस्ती चीजें मंगाने की जरूरत क्या पड़ती? 8 साल के बाद आत्मनिर्भर भारत इस 8 साल में हमने शुरू किया है, और उसका प्रयास अब दिखना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हम वहां से डिपेंडेंट थे, आज हम बनाना शुरू कर दिए हैं। मोबाइल कहां से आती है? आज आप अपना मोबाइल खरीदिए, उठाइए, मेड इन इंडिया लिखा होता है। पहले मेड इन चाइना आता था, मेड इन कोरिया आता था, मेड इन ताइवान आता था। आज करोड़ों अरबों डॉलर लगाकर हम लोग जो है सेमीकंडक्टर जिसका नाम सुनते थे, वो हम लोग चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट थे। आज हम हिंदुस्तान में उसकी फैक्ट्रियां लग रही हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, हम समझ रहे हैं। ठीक हम है, यहाँ से सप्लाई करेंगे। ठीक है अश्विनी जी, लेकिन यही तो है, चाइना पर जब बात हो रही थी तो आसानी से जवाब दे देते, उसमें इतना लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? बेरोजगारी पर जब बात होती तो जवाब दे देते, उसमें दिक्कत क्या थी बात करने में? पता चलता है कि भारतीय सेना पिट रही है, ये कौन सा सोर्स है इनका? और सेना का अपमान राहुल गांधी क्यों करते हैं? तब जब पूरे हर जगह दरअसल दोनों के लिए ही बात करें तो कोई भी दल रहा हो, राजनीति में ना तो सेना को लाया जाना चाहिए और ना ही राजनीति में धर्म को लाना चाहिए, लेकिन बड़े मजे से आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी राजनीति चमकाते हैं। कई बार इस तरह की स्थिति रही कि कांग्रेस भाजपा के ट्रैप में फंस जाती थी। इस बार भी वही हो रहा है या इस बार भाजपा फंस रही है कांग्रेस के ट्रैप में? और देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इतना ऐसा बड़ा मुद्दा था नहीं जिसपे आप, क्योंकि कहीं न कहीं जो है कि चीन वाला मुद्दा जो ज्यादा महत्वपूर्ण था, और उस पर जवाब नहीं देने से बचने के लिए जो है जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह के जो है कि इन मुद्दों को जो है कि उठा के चल रही है यहाँ पे। देखिए, ये बातें आज की नई बात नहीं है। कांग्रेस ये उनपे लगते भारत तोड़ो का आरोप लगातार लगा रहे हैं। वो उसके रिस्पांस में जो है कि भारत को जोड़ने का और जो है कि लगातार अपना जो उनका कांग्रेस पार्टी का एक योगदान रहा है जो आपके आजादी के आंदोलन में, उसकी बात लगातार कर रहे हैं। और ये जो बाहर पब्लिक मीटिंग में कही गई बात है, उसको इस तरह से संसद में लाके कार्यवाही रुकवाने की, इस तरह से करने का मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि
जनता आपकी तरफ देख रही है, आपको यहाँ भेजा है। जो 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 तमाम सेशन होते हैं पार्लियामेंट के वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं, और उसमें जो है देश के मुद्दे उठने चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने को इसके बहाने उसने जो है बचाने का रास्ता निकाल लिया कि जो है, अब तो खबर तो ये भी थी कि जल्दी जो है कि ये जो सत्र जो है पहले ही खत्म हो जाएगा, तय तिथि से पहले ही खत्म होने की बात चल रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसके बहाने अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात रविंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, अश्विनी जी कह रहे थे जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, चीन के बरख जो है कि वो निश्चित रूप से भारत ने कम से कम, और इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में शुरुआत करी है और मोबाइल वाली बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि अभी भी जो है कि जो चीन का जो अभी एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है भारत में, और चीन का जो एक्सपोर्ट है वो जो है कि 31% जो बढ़ गया है चीन का एक्सपोर्ट है। वही भारत का चीन को जो एक्सपोर्ट है वो 36.4% घट गया है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है $75 बिलियन पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आप एक लाइन का जवाब, एक थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन कर दीजिए, जवाब नहीं मांग रहा हूँ। क्या ट्रेड डेफिसिट जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? नहीं, प्रभावित नहीं करता है, अवश्य प्रभावित करता है क्योंकि अगर आप विदेश से ले रहे हैं तो क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता नहीं है उसमें, उस पर निर्भर है आप, और उसके टर्म्स पे काम करते हैं। दूसरा तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगातार जो तो है। पीयूष जी एक बात बताइए, पीयूष जी वो ऐसा ही कुछ एक सीन आया था अंग्रेजों के सामने, जब सारा व्यापार उन्हीं का होता था, वो हमारे ही कपड़े हमारी चीजों का इस्तेमाल करके हम ही को बेचते थे, उसमें भी कपड़े जलाए गए थे, बहुत सारा आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा। तो उस समय भी एक आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश की गई थी, तो उससे क्या हम इसकी तुलना नहीं करें? वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, लेकिन चीजें तो एक समान ही मानी जाएंगी ना। उस तरफ भी महात्मा गांधी ने कोशिश की थी कि देश को अपना इस्तेमाल करना चाहिए सामान, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, वो महात्मा गांधी थे, ये नरेंद्र मोदी है, बहुत फर्क है। और वो समय दूसरा था, देश को आजाद कराना था अंग्रेजों के कुशासन से, अंग्रेजों को भगाना था, एक विदेशी शासन कर रहे थे। आज हम खुद अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, आज हर भारत का नागरिक जो है मालिक है इस देश का, और जो है कि हमारे लोग जो है कि वो सत्ता में हैं, तो बहुत फर्क है। और इसलिए उस समय एक जो आह्वान दिया गया था उसमें लोग सब जो है उन सामग्रियों का, उनके जो वहां से सामान आता था उसका बॉयकॉट करना शुरू किया था, और उसका प्रभाव पड़ा था। आज भी देखिए, जब चीन के बाद ऐसी बात आती है, पाकिस्तान की खासकर चीन की, तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं कि जो है कि उस सामान का बॉयकॉट करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए उसका, ये बात उठती है कि इकोनॉमिकली देखिए स्ट्रांग है अगर, लेकिन आप इतना निर्भर है कुछ चीजों पे कि आप पूरी तरह से बॉयकॉट नहीं कर सकते। जो छोटी मोटी चीजें थी जिनमें, नहीं तो अश्विनी जी तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि जब हमें व्यापार करना है तो एकदम से कोई काम नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने कम से कम मेड इन इंडिया करने की कोशिश तो की, इससे पहले तो इस तरह के प्रयास हुए ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं तो आपने थोड़े प्रयास निश्चित रूप से किए हैं, लेकिन अभी भी जो आपका जो क्योंकि आप अपने यहाँ ग्रो नहीं कर रहे उस स्तर पे, आप लगातार डिपेंडेंट है। आपकी देखिए ज्यादातर जो है कि अभी जो बात हो रही थी कि जो गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरा, जो चीन की कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पे, वो मोदी जी के वहां पे पूरा ये भी खबर थी कि जो 15 अगस्त को जो अभियान चलाया गया था झंडों वाला जो है, उसमें से बहुत सारे झंडे जो है चीन से बन के आए थे। तो चीन से अभी भी आपका ट्रेड चीन ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब है अभी ये निश्चित रूप से आपने प्रयास किए, सरकार ने प्रयास चंद्र जी कुछ कहना चाह रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है कि चीन के मसले में आप बहुत मैं 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहता हूं, और अभी साहिब जी से विनम्रता पूर्वक पूछूंगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया क्या किया 8 साल में कि चीन से भारत का आयात बढ़ गया और निर्यात घट गया? इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या देश के सामने जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ईमानदारी पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये कई बार इस तरह की हरकत चीन कर चुका है। और मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, युद्ध कला, चीन के किसी लेखक का है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
उस पुस्तक में मैंने देखा कि जिस तरह की इस समय रणनीति चीन अपना रहा है, पूरी की पूरी बात उस पुस्तक में लिखी गई है और उसी रणनीति के हिसाब से चीन कार्य कर रहा है। चीन छोटी छोटी झड़प एक बड़े युद्ध को संकेत देने के लिए कर रहा है और ये मैसेज है कि चीन भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और पूरे लेकिन चंद्रेश जी, इस बात पर चंद्रेश जी देना पड़ेगा। ठीक है चंद्रेश जी, लेकिन चीन जब भी आया है धुलाई जबरदस्त हुई है, इस बार भी आई, उसकी धुलाई जबरदस्त हुई और इस बात के संकेत तो सब साफ मिले और देखा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, फिर तो आप सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं। हम सेना पर बिल्कुल सवाल खड़ा नहीं करेंगे। हमारी बहादुर फौजों ने जब भी देश पर मुसीबत आया है अपनी जान की वो तो कह रहे हैं अगर ये निर्णय कांग्रेस ने पहले सख्ती से ले लिए होते तो आज हमारे सामने ये स्थिति खड़ी नहीं होती। 1962 तो जब आप एक पक्ष में, जब आप सत्ता में थे तब वही सवाल आपसे ये करते थे, आज वो सत्ता में है तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं। ऐसा है कि सुनिए, सेना का इसमें कोई मैटर नहीं है। मैटर बस ये है कि जो प्रधानमंत्री जी चुनावी जनसभा में घूम घूम कर चिल्लाते थे कि मेरा सीना 56 इंच का है, 56 इंच का है, 56 इंच का है, चीन का चौ बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अश्विनी जी, चंद्रेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाल आंखें दिखाने वाली बात थी उस पर क्या चश्मा लग गया है, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। आपने पूछा अभी जितनी बार आया उतनी बार पीट के भगाया हमारे सैनिकों ने, कभी नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये स्थिति क्यों बनी, सवाल वो कह रहे हैं ये स्थिति बनी क्यों, इतने सालों में अगर ये स्थिति नहीं बनी तो अब कैसे बन गई ये स्थिति, जबकि आप लीजिए हमारे साथ ही लगभग जो है वो भी आजाद हुआ था। जब लड़ाई हुई हमारे पास कुछ नहीं था, उसके पास भी कुछ नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने आदेश दिया अपने एयरफोर्स को, हमारे यहाँ एयरफोर्स थी, 24 किलोमीटर हम फ्लाई नहीं करेंगे बॉर्डर के, ये कहते हैं। उसके बाद जब अक्साई चीन दे देते हैं, कहते हैं कि वो बंजर और पठार है, हमने दे दिया। दो बातें। तीसरी बात, आप 70 के दशक तक, पंत जी मैं बीच में कहना चाह रहा था कि 70 के दशक तक मुझे लग रहा है 75 तक सुनिए चाइना का कोई सामान हिंदुस्तान में आता था, नहीं आता हिस्ट्री, था। देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता। अश्विनी एक मिनट, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब इतने वर्षों से स्थिति नहीं बनी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी गलबैयां करने के बाद, इतना बुलाना के बाद, इतनी मुलाकातें करने के बाद भी ये स्थिति बन गई। एक नया सवाल आ रहा है आपका, मेरी बात तो पूरी आने वही सवाल है सर, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। वो सवाल नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं और बढ़िया पत्रकार हैं, हमारे जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। नहीं, मैंने सवाल ये किया आपसे कि ये स्थिति जो पिछले सालों में नहीं बनी, अचानक से ऐसे क्या हुआ, इतनी मुलाकातों के बाद भी ये स्थिति बन गई? अरे अचानक से क्यों बनी? हिंदू चीनी भाई भाई का नारा जो लगा रहे थे उस समय क्यों स्थिति बन गई वो? तो उसके बाद तो समझौता होने के बाद एक गोली भी नहीं चली सर। अरे भाई अब सुन लीजिए ना भाई रविंद्र जी। हाँ, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि उनका जिम चीन के साथ रिलेशन आता है। एक मिनट चंद्र जी समय का मैं सुनने दीजिए। क्या हो रहा है ये? चंद्र जी, अश्विनी जी को बात रखिए। चंद्र जी बात नहीं पूरी हो पाएगी। चंद्र जी समय का बात है भैया। ठीक है, अश्विनी जी बात रखिए जल्दी। मैं जो कहना चाह रहा था कि 78 में जो 78 तक जो है कुछ था नहीं, हम लोगों का कोई चाइनीज सामान नहीं था किसी घर में। राजीव गांधी, अरे सर जब कुछ, वही तो दिक्कत तो ये ना शुरू, जब कुछ था नहीं, एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। नहीं, जब कुछ था नहीं तब तो लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, गोली नहीं चली। 3 बिलियन 2000 तक 3 बिलियन का व्यापार रहता है। अश्विनी जी जब कुछ था नहीं, सुन लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए, सुनिए पटेल साहब ने, जब कुछ था नहीं तो एक गोली नहीं चली, और जब सब कुछ हमारे पास है तो फिर वहां हाथापाई हो रही है। और वो तैयारी भी नहीं किए, श्रीलंका में दौरा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। बात को जाने दीजिए। अरे सवाल जितने हैं एक एक करके हमारी जवाब के बाद आप सवाल कर लिए। नहीं, तो आप जवाब तो वो ट्रैक पर आकर तो दीजिए ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतने वर्षों में नहीं हुआ, जब कुछ नहीं था हमारे पास तब हुआ, जब सब कुछ है हमारे पास तो झगड़ा हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। 8 साल में सारी चीजें कर देंगे। हमारे जो है एक हुकुमदेव नारायण जी ने कहा था सदन में, 9 महीने की सरकार। चलते पीयूष जी, चलते सिर्फ ये समझना चाहेंगे, बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है अश्विनी, चलते पीयूष जी समझना चाहेंगे। अरे अश्विनी जी समय खत्म हो गया, ठीक है आपकी बात हो गई, समझ ली, आपकी भी बात समझी, चंद्र जी की समझी। पीयूष जी से चलते नहीं आया रविंद्र जी, राहुल गांधी को कैसे पता चला कि हिंदुस्तान की सेना? सर एक लाइन काफी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हम तो सर सवाल पूछना चाहते हैं, आप बहुत मतलब आज नाराज हो गए शायद आप,
नहीं, नाराज नहीं हूँ, कोई मेरा बात नहीं। जवाब नहीं आ पा रहा है। ठीक है। आपकी जनता सुन नहीं पा रही है, नहीं। इसलिए मैं अपनी बात आपने को बहुत कह रहा अच्छे हूं। से अपना जवाब रखा। पीयूष पंत जी, इस तरह की चर्चा के क्या मायने सदन में जब कोई निष्कर्ष निकल के ना आए? आप सिर्फ आए, अपनी बात रखें और चले जाएं, विपक्ष को मौका ना दें, और विपक्ष बार बार ये कहे कि हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं? और ये पूरा जो मामला गरमाया है, इस पर आखिरी टिप्पणी चाहिए आपकी। देखिए रविंद्र जी, ये निश्चित रूप से ये संसदीय परंपरा के तहत तो मैं इसको नहीं देखता हूं, क्योंकि ये संसदीय परंपराएं हैं कि वहां पे जो है कि अगर विपक्ष जो है कि सवाल उठाती है और वो उसका नोटिस भी देती है, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए और उस पर डिस्कशन कराना चाहिए। ये हमारी, हम अगर देखें तो जब से संविधान बना है उसके बाद से लगातार ये स्वस्थ परंपराएं रही हैं और भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसदीय परंपराओं की काफी जो है तारीफ की जाती रही है। और लेकिन तो अगर ये नहीं ऐसा हो पाता है और लगातार हम देख रहे हैं संक्षेप में आखिर खत्म ऐसा करेंगे। क्यों हो रहा है कि सरकार बात नहीं करने को तैयार रहती है और जो है पूरा का पूरा जो है सत्र जो है वो खाली चला जाता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसके सरकार को मैं ज्यादा दोषी मानता हूँ, क्योंकि आप डिस्कशन से क्यों बचना चाह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, एक बात और मैंने देखी, हाँ, संक्षेप में जरा खत्म करें क्योंकि समय कम है। भारतीय जी। जनता पार्टी जो है वो ये मान के चलती है कि वो सारा काम सही करती है। देखिए वो अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करती है और अगर कहीं फंस जाती है तो वो जो है पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो पिछली सरकार पे या पिछले 70 साल पे डाल देती है। ये एक सेट पैटर्न हो गया इस सरकार का, तो सरकार को इससे बचना चाहिए। देखिए डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, समय इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि सदन का वक्त बहुत कीमती होता है, बड़े मुद्दे होते हैं और जिस पर विचार करना, उस पर चर्चा होनी, जिसे कि सब देखते हैं, युवा पीढ़ी भी देखती है और वो जनता भी देखती है। अब तो सब कुछ लाइव होता है, सब समझ में आता है और कहते भी कि पब्लिक है, सब जानते हैं। गंभीर मुद्दों पर चर्चा होना लाजमी है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे में अगर विपक्ष गंभीर सवालों की बात करता है तो चर्चा करना बन जाता है। जैसा कि पंत साहब कह रहे हैं कि जब भी कोई ठीकरा फोड़ना होता है तो भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष पे फोड़ देता है। तो कितने दिनों तक चल सकता है? कांग्रेस भी पहले कुछ इसी तरह की आदतें अपनी डाल चुकी थी, लेकिन जनता सबको जवाब दे देती है क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, वास्तविकता यही है। लेकिन इसके बावजूद आने वाला समय कैसा होगा ये देखना होगा। फिलहाल सदन में गहमा गहमी जारी है और ये मामला कितना तूल पकड़ेगा ये अभी किसी को नहीं पता। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।